हेलो एवरीवन, मैं प्रिंस पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का टीसीएस पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एसएससी जीडी एग्जाम को फोकस करते हुए हम लोग 1 नवंबर से 15 नवंबर तक लगातार डेली मैथ्स के 25 क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। आज हम लोग तीसरा लेक्चर यहाँ पे देखने वाले हैं, जिसमें मैं 25 अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये सीरीज 3 होगी। इसी तरह लगातार 1 नवंबर से 15 नवंबर तक हम लोग 15 सीरीज पर चर्चा करेंगे, और यही 15 सीरीज जो है 15 सीरीज आप पूरा फॉलो करके जाओगे तो एग्जाम में जब आप 16 नवंबर को बैठोगे या फिर इसके बाद जब भी आपका शिफ्ट में एग्जाम होगा तो आपको इन 15 सीरीज वाले क्वेश्चन से जरूर सहायता मिलेगी। ठीक है, 28 नवंबर को यूपी टेट का भी एग्जाम है। मैंने अपने सारे वीडियो में आपको बताया, पिछले 2 वीडियो में भी, कि ये एसएससी जीडी का एग्जाम और यूपी टेट का एग्जाम दोनों पैरेलल भी है। ठीक है, तो दोनों पैरेलल ही है, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। जो यूपी टेट वाले बच्चे हैं वो भी, प्लस एसएससी जीडी वाले तो करेंगे ही, क्योंकि उन्हीं के लिए ये मेन बनाया गया है। ठीक है, चलिए तो आज से स्टार्ट करेंगे। आज तीसरा लेक्चर है। आइए करते हैं, आप पहले सवाल पे चलते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। फटाफट से जवाब देंगे। 30 सेकंड का समय आपके पास है। उसके बाद इसकी बेस्ट अप्रोच क्या रहने वाली है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक आयत की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। चौड़ाई से 3 गुनी नहीं, चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि परिमाप 80 मीटर है तो आयत की लंबाई बतानी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेंसुरेशन का फार्मूला पता होगा तो बहुत जल्दी आंसर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, मेंसुरेशन के इसी तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको बस करना क्या है कि मेंसुरेशन के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। तो यहाँ पे परिमाप दिया हुआ है, देखिए। तो आयत का जो परिमाप होता है ये आपको पता होना चाहिए कि जो आयत का परिमाप होता है वो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का जो परिमाप होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ हो जाएगी और प्लस ब्रेड्थ हो जाएगी। 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसकी वैल्यू हमको दी गई है। इसकी वैल्यू हमको कितनी दी गई है? 80। क्लियर है। और लंबाई जो है वो चौड़ाई का 3 गुना है, यानी लंबाई और चौड़ाई में रेशियो है। चौड़ाई का 3 गुना है, मतलब अगर चौड़ाई 1 है तो लंबाई कितनी है? 3। चौड़ाई का 3 गुना है, यानी इस सवाल का जो बेस है वो चौड़ाई है, तो चौड़ाई को अगर हम 1 मान लेंगे तो लंबाई इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये रेशियो में है तो आप इसको मान सकते हैं 3x और x। यहाँ पे वैल्यू उठा के रखेंगे, ये 3x और ax, तो टोटल कितना हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 80, और 4 2 जा 8, तो 8x की वैल्यू 80, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। x की वैल्यू 10 आ जाएगी। लंबाई पूछा है, लंबाई हमारी है 3x, तो 3x की वैल्यू फटाफट से निकालने में कितना समय लगेगा? 10 3 30, और 30 आपका सी ऑप्शन में गिवन है। क्लियर है, तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा आपका 30 मीटर, जो कि आयत की लंबाई है। क्लियर है। इस सवाल के लिए आप 15 सेकंड ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं। 15 से 20 सेकंड में इस सवाल का जवाब आपको आना चाहिए। क्लियर है। आयत का परिमाप आपको याद होना चाहिए, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर आयत का एरिया पूछ ले तो एक्स्ट्रा पार्ट है, इसको भी ध्यान रखिएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, मेंसुरेशन के ऐसे ही छोटे छोटे सवाल देखने को मिलेंगे। बस करना क्या है कि मेंसुरेशन के सारे फार्मूले हमको रटने हैं। क्लियर, समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी आयत से ही संबंधित है। आज मैंने इसको इसी फॉर्म में रखा है कि जो मेंसुरेशन के सवाल हैं वो पहले मेंसुरेशन के सवाल 5-6 हैं, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन के हैं, देन बोट एंड स्ट्रीम के हैं, तो इसी तरह के हैं। तो एक वीडियो में हम लोग 4 से 5 चैप्टर को भी कवर करेंगे, जिससे आपको सहायता मिल जाएगी। क्लियर है। अगला सवाल पढ़िए और फटाफट जवाब दीजिए। यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति, परिमिति का मतलब होता है परिमाप, पेरीमीटर, 5:16 के अनुपात में है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात बताइए। बहुत ही सरल सवाल है। देखिए, लंबाई और पेरीमीटर का रेशियो दिया है 5:16। इसका मतलब क्या है? अगर लंबाई 5 है तो उसका परिमाप कितना है? 16। परिमाप अभी थोड़ी देर पहले बताया पिछले सवाल में, होता क्या है? 2l + b इज इक्वल टू कितना? 16। 2 से इधर कटेगा तो लंबाई प्लस चौड़ाई का जो योगफल है वो कितना आ रहा है? 8। 2 से 16 कटेगा 8 बार, तो लंबाई और चौड़ाई का योगफल कितना है? 8। इसमें अगर मैं लंबाई देखूं तो लंबाई मेरे सामने कितनी दिख रही है? 5। और अगर लंबाई 5 है तो यहाँ से चौड़ाई कितनी मिलेगी भाई? 8 में से 5 गया 3। लंबाई चौड़ाई का रेशियो पूछ रहा है, तो लंबाई है 5 और चौड़ाई है 3, तो डी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। 5:3 हो जाएगा लंबाई और चौड़ाई का अनुपात।
10 सेकंड का सवाल है, 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगने चाहिए आपको। लंबाई और परिमिति यानी परिमाप का रेशो दिया है 5:16। परिमाप होता क्या है हमारे अकॉर्डिंग, दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, इसकी वैल्यू गिवन है 16, तो लंबाई और चौड़ाई का योगफल 8, इसमें से लंबाई 5 है तो चौड़ाई अपने आप कितनी निकल जाएगी, 3 निकल जाएगी और रेशियो 5:3 हो जाएगा। क्लियर है, आसान सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है, आ सकता है परीक्षा में। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, फटाफट से पढ़ेंगे और जवाब देंगे। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पे क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर है, और त्रिभुज के आधार और आधार पर लंब का जो अनुपात है वो 3:4 है, तब त्रिभुज का लंब होगा। क्लियर है, बढ़िया सवाल है ये भी, फटाफट से बताएंगे। 30 सेकंड का समय आपको दे रहा हूं मैं, उसके बाद इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं जल्द से जल्द। चलिए देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है 1176 और त्रिभुज के आधार यानी बेस और लंब यानी परपेंडिकुलर का जो रेशियो है वो 3:4 है। अब देखिए आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। वैसे तो त्रिभुज के कई सारे क्षेत्रफल हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब त्रिभुज होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का एरिया होता है, लेकिन एक जो जनरल एरिया होता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये एक जनरल फार्मूला है जो कि सारे ट्रायंगल पे चलता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब यहाँ से देखिए हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल गिवन है 1176, 1/2 आधार और ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब ही है लंब, परपेंडिकुलर बोलिए चाहे ऊंचाई बोलिए दोनों एक ही चीज है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 3:4। अब 3:4 को हमको मानना पड़ेगा x के फॉर्म में, क्योंकि रियल वैल्यू से कुछ तुलना करनी है, तो इसको मान लिया 3x और इसको मान लिया 4x। ठीक है, 2 से कटेगा ये 2 बार, तो 1176 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3 दूना 6x स्क्वायर, 6 से आप कटेगा 6 का नम 6, 5 बचेगा 57, 6 9 54 और यहाँ से बचेगा आपका 3, 6 6 36, x स्क्वायर की वैल्यू 196, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। हमसे पूछा है त्रिभुज का लंब, लंब आप देखिए कितना रेशियो था भाई 4 का मतलब 4x और 4x की वैल्यू निकालनी है, तो 4 गुणा x की वैल्यू कितनी है 14 और 14 चौको कितना हो जाएगा 56, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। क्लियर है, त्रिभुज का जो लंब है वो कितना आ जाएगा 56 सेंटीमीटर। यहीं पर अगर पूछ लेता कि त्रिभुज का आधार बताइए, तो आधार कितना था 3x, तो 3x हो जाता 14 3 42 हो जाता। ठीक है, आसान सवाल है, बस बात है कि फार्मूला याद है कि नहीं। मेंसुरेशन के सारे सवाल वो चाहे टेट के एग्जाम में हो या फिर एसएससी जीडी के एग्जाम पे हो, पूरा फार्मूले पर ही आधारित आएगा, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे और जो फार्मूला मैं सारे क्वेश्चंस में लिखते जा रहा हूँ उसको नोट करते जाएंगे और उसको याद कर लेंगे फटाफट से। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, चलिए थोड़ा सा ब्लर आ रहा है लेकिन मैं बोल के पढ़ रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। दूसरे वर्ग का विकर्ण क्या होगा जिसका क्षेत्रफल पहले का 2 गुना है। क्लियर है, फटाफट से जवाब देंगे, अच्छा सवाल ये भी है। दो वर्ग की बात किया है, एक वर्ग दिया है उसका विकर्ण दिया है 4√2। अब यहाँ भी फार्मूले की ही बात होगी कि वर्ग का विकर्ण कितना होता है भाई, तो आपको पता होना चाहिए वर्ग का जो विकर्ण होता है वो होता है भुजा √2। क्लियर है, a√2, जहाँ पे a क्या है स्क्वायर का साइड है। ठीक है, अब हमारे अकॉर्डिंग इसका विकर्ण होता है a√2 और क्वेश्चन में दिया है 4√2, तो √2 से √2 कट जाएगा, तो जो पहला वर्ग है उसकी भुजा कितनी आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। अब अगर पहले वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो इसका जो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। आगे क्या कह रहा है, दूसरे वर्ग का विकर्ण बताइए जिसका क्षेत्रफल पहले का 2 गुना है। पहले वाले का क्षेत्रफल कितना आ गया भाई 16, जो दूसरे वाले का क्षेत्रफल है वो पहले वाले का डबल है, पहले वाले का डबल है मतलब 16 दूना 32 है। पहले वाले का क्षेत्रफल यदि 16 है तो दूसरा वाला इसका डबल है यानी 32 है। अब दूसरे वाले का क्षेत्रफल कितना आ गया भाई 32, तो यानी क्षेत्रफल होता कितना है a स्क्वायर, तो a स्क्वायर अगर 32 है तो 32 को मैं तोड़ सकता हूँ, भुजा निकालनी है 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 और यहाँ से वर्गमूल लेंगे तो 2 2 का पेयर बनेगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 4√2।
क्लियर है? ए की वैल्यू आ गई 4√2। ये ए क्या है? जो दूसरा वर्ग है उसकी भुजा है, लेकिन दूसरे वर्ग का विकर्ण पूछ रहा है, तो विकर्ण पूछ रहा है तो विकर्ण होता है a√2। तो a की वैल्यू में 4√2 में √2 का गुणा कर देंगे तो दूसरे का विकर्ण कितना आ जाएगा भाई? 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, और 8 सेंटीमीटर आपको डी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि पहला वाला जो फिगर है वो दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, बाकी आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला पता है तो आप कर सकते हो। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। एक वर्ग का विकर्ण दिया था 4√2, वर्ग का विकर्ण होता कितना है? a√2। तो a√2 की वैल्यू 4√2 है, तो यहां से वर्ग की भुजा आ गई 4। अगर वर्ग की भुजा 4 आ गई तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, भुजा का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16। क्लियर? अब कह रहा है दूसरे का विकर्ण बताना है जिसका क्षेत्रफल पहले का डबल है। तो पहले का क्षेत्रफल यदि 16 है तो दूसरे का क्षेत्रफल इसका डबल है, यानी 16 का डबल 32 हो जाएगा। अब दूसरे का क्षेत्रफल यदि 32 है तो दूसरे की भुजा मैंने निकाल ली 4√2, लेकिन पूछ रहा है विकर्ण, तो विकर्ण होता है a√2, यानी भुजा जितनी आई है उसमें √2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4√2 में जब √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 सेंटीमीटर। यानी जो दूसरे वर्ग का विकर्ण पूछा था वो कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये सवाल भी मेंसुरेशन का ही है। चलिए, क्या बोल रहा है? किसी समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 6√3 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप बताइए। क्लियर है? चलिए थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। चलिए, अब देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं, वो समबाहु त्रिभुज होता है। क्लियर है? आइए समबाहु त्रिभुज के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं भाई? बराबर होती हैं। ठीक है, अब समबाहु त्रिभुज के अगर परिमाप की बात आएगी तो परिमाप किसी भी आकृति का निकालना है तो उसमें जितनी भुजाएं हैं सबको जोड़ देने हैं। तो अगर मैं 3 बार ए को जोड़ूंगा तो मेरा परिमाप कितना हो जाएगा? 3a हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे क्षेत्रफल की बात होती है, ये सारे फार्मूले आपको लिख लेने हैं, फार्मूला याद रहेगा तभी बात बन पाएगी। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4a²। एक चीज इसमें और होती है, भुजा और माध्यिका या ऊंचाई में संबंध, जो कि होता है 2/√3 का। क्लियर है? और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, यहीं से ही सवाल बनता है। ये वाला सवाल भी यहीं से बना हुआ है। समबाहु त्रिभुज की भुजा और ऊंचाई में कितने का संबंध होता है? 2/√3 का संबंध होता है। क्लियर है? तो ये एक्स्ट्रा पार्ट है, आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है, इसको आप नोट कर लेंगे कॉपी में। अब देखिए सवाल, समबाहु त्रिभुज की माध्यिका, माध्यिका का सीधा सीधा मतलब है ऊंचाई। माध्यिका और भुजा और ऊंचाई में कितने का संबंध होता है? अभी बताया 2/√3 का। मुझे चाहिए भुजा, क्योंकि परिमाप निकालने के लिए आपको भुजा की आवश्यकता पड़ेगी, तो सबसे पहले भुजा चाहिए। आइए भुजा यहां से निकालेंगे। ऊंचाई यानी माध्यिका आपको गिवन है कितनी? 6√3। तो ऊंचाई की जगह पे 6√3 रख देंगे, और ये किसके बराबर है? 2/√3 के। तो √3 से √3 कटेगा और 6 का 2 में तिरछा गुणा होगा, तो a कितना आ गया आपका? 6 दूना 12। यानी जो समबाहु त्रिभुज है उसकी एक भुजा कितनी आ गई? 12। यदि एक भुजा 12 है तो तीनों भुजाएं 12-12 हो जाएंगी, और परिमाप चाहिए तो 12 कितना हो जाएगा भाई? 36 हो जाएगा। तो जो समबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 सेंटीमीटर। क्लियर है? अगर फार्मूला याद है तो ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड लगने चाहिए आपको इस सवाल में, उसके बाद आपका आंसर आपके सामने। क्लियर है? भुजा और ऊंचाई में संबंध कितने का होता है? 2:√3, यानी 2/√3 का। ऊंचाई यानी माध्यिका गिवन है, तो माध्यिका की जगह पे हमने 6√3 रख दिया, √3 से √3 कटा, 6 दूना 12। एक भुजा 12 है तो तीनों भुजाएं 12-12 होंगी, और 12 को 3 बार जोड़ेंगे तो 12 × 36 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन से संबंधित। सिंप्लीफिकेशन के सवाल बिल्कुल फिक्स हैं, एसएससी जीडी के एग्जाम में 2 से 3 सवाल जरूर देखने को मिलेंगे। बढ़िया प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो फार्मूले पर बेस्ड होते हैं उन पर भी, और जो सॉल्यूशन यानी जिनको सॉल्व करना पड़ता है उन पर भी। ये सवाल भी आपको सॉल्व ही करना है। अब इसके लिए आपको बॉड मास का थोड़ा सा रूल पता होना चाहिए। बॉड मास क्या बोलता है कि अगर किसी भी सवाल में ब्रैकेट है तो सबसे पहले सॉल्व करते समय ब्रैकेट का नंबर आएगा, देन ऑफ का नंबर आएगा, देन हम लोग डिवाइड करेंगे, देन मल्टीप्लाई यानी गुणा करेंगे, देन ऐड यानी जोड़ेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे भाई? सब्सट्रैक्ट यानी घटाएंगे।
क्लियर है बात? पहले ब्रैकेट हल होगा, फिर उसके बाद ऑफ यानी का हल होगा, उसके बाद डिवाइड यानी भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और अंत में घटाना। यही प्रोसेस यही इसी सीरीज में फॉलो होता है बॉड मास के सवालों में। क्लियर है? अब अगर इस सवाल को मैं देखूं तो सबसे पहले मुझे दिख रहा है ब्रैकेट। सबसे पहले क्या दिख रहा है भाई? ब्रैकेट। तो सबसे पहले ब्रैकेट हल होगा। ब्रैकेट हल करिए, 3 पचे 15 और 15 में से 1 गया 14/3। क्लियर है बात? पूरा नहीं लिखना है, मन में सॉल्व करना है। 3 पचे 15, 15 में से 1 गया 14/3। क्लियर है? ब्रैकेट हल हो गया तो उसके बाद किसका नंबर आता है? ऑफ का। ऑफ मतलब ये पूरा हल होगा अब, यानी 30/7। ऑफ का मतलब सीधे सीधे गुणा होता है। किससे गुणा करना है भाई? 14/3 से। 7 से कटेगा 2 बार, 3 से कटेगा 10 बार, तो 10 दूना कितना आ जाएगा? 20। यानी इतने पार्ट की वैल्यू कितनी हो गई भाई? इतने पार्ट की वैल्यू 20 हो गई। अब उसके बाद ऑफ के बाद किसका नंबर आता है भाई? डिवीजन यानी भाग का। 80 को 40 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2 आ जाएगा। क्लियर है? अब जो बचा है उसको एक बार मैं लिख दे रहा हूं, 6 सही 1/2 प्लस 2 माइनस 20। क्लियर है? इतने पार्ट को हमने हल किया था तो 20 आया था। अब देखिए 6 सही 1/2 का मतलब क्या है? 2 छंग 12 1 13/2। 13/2 में 2 जोड़िए, उसके बाद 20 घटाइए, सीधे इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे हम लोग। 2 और 1 का लासा आ जाएगा 2, 2 से कटेगा 13 बार, 2 दूना 4 और 2 से 20 जाएगा, 20 दूना 40। हल कर दीजिए, 13 4 17, 17 में से 40 घटेगा तो -23/2 और -23/2 आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है? तो इस सवाल का जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा -23/2। क्लियर है? बॉड मास का रूल पता होना चाहिए, फिर आपको 20 सेकंड लगेंगे सवाल को हल करने में। क्लियर है? सबसे पहले ब्रैकेट 3 पचे 15, 15 में से 1 गया 14/3, फिर ऑफ का मतलब गुणा, 30/7 को 14/3 यानी 7 दूना 14 और 3 दहम 30, तो 10 दूना 20 हो गया। ये इतना पार्ट आपका हो गया 20। उसके बाद 40 दूना 80 क्योंकि भाग करना है, 6.5 में 2 जोड़ना है, फिर 20 घटा देना है, तो वैल्यू माइनस में निकल के आ जाएगी -23/2, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया गया। क्लियर है? आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, सवाल समझ में आ रहे हैं, सवाल अच्छे लग रहे हैं, जीडी के लेवल के लिख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। क्लियर है? चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी सिंप्लीफिकेशन का ही सवाल है। सबसे पहले ब्रैकेट। अब देखिए ब्रैकेट में भी 3 टाइप के ब्रैकेट हैं, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट है। ये भी रूल से ही सॉल्व होता है। सबसे पहले छोटा, देन मझला, देन बड़ा ब्रैकेट। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले छोटा ब्रैकेट, पहले इसको हल करना है। 2 को 1 से भाग करेंगे तो 2 ही रहेगा, और फिर 2 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 0। यानी इतना पार्ट तो पूरा 0 हो गया। क्लियर है? उसके बाद क्या करना है? 6 में से 4 घटाना है 2 और 10 में से 2 घटाना है 8। सीधे सीधे आपका जवाब कितना हो जाएगा? 8। ये सवाल बहुत ही इजी है। देखिए फिर से, 2 में 1 से भाग करना था 2, 2 में से 2 गया 0, ये वाला पार्ट खत्म। उसके बाद 6 में से 4 गया 2, सीधे सीधे 10 में से 2 घटा देना है, 8 आ जाएगा। ठीक है? आसान सवाल है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल भी सिंप्लीफिकेशन का ही है, फटाफट से सॉल्व करेंगे। 24/4, अगर आपको ना दिख रहा हो तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 24/4 -2/3 का 21/8 और भाग 1/4। ये सवाल है आपके पास, सॉल्व करेंगे जल्द से जल्द। बॉड मास में अभी बताया थोड़ी देर पहले, पहले ब्रैकेट, देन ऑफ, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और सबसे लास्ट में सब्सट्रैक्शन का नंबर आएगा। क्लियर है? यहाँ पर ब्रैकेट तो है नहीं कहीं पे, लेकिन ऑफ है। ऑफ का मतलब क्या होता है? का, और का मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है? सबसे पहले ये वाला पार्ट हम लोग हल करेंगे, इसको गुणा करेंगे। इसको यहाँ साइड में हल करके गुणा कर रहे हैं हम लोग। 21/8। देखिए 3 से कट रहा है ये 7 बार और 2 से कट रहा है 4 बार, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 7/4। क्लियर है? अब देखिए इसको मैं आगे यहाँ हल कर सकता हूँ क्योंकि इसका इससे कोई संबंध नहीं है, तो 4 छंग 24, 6 आ गया ये माइनस। ये वाला पार्ट हल करने पे कितना आया था? 7/4। आगे भाग है, भाग को तुरंत बदलना है किसमें? गुणा में। भाग का उल्टा होता है गुणा, तो भाग के आगे जो नंबर है वो वैल्यू भी पलट जाएगी। अगर 1/4 है तो कितना हो जाएगा? 4/1। 4 से 4 खत्म और 6 में से 7 घटेगा तो वैल्यू कितनी निकल के आएगी? -1, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है? इस अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो जल्द से जल्द 20 सेकंड के अंदर आप सवाल को हल कर पाएंगे। एक बार फिर से देखिए, 2/3 का 3/8 था, तो सबसे पहले यही वाला पार्ट हल होगा क्योंकि ब्रैकेट के बाद का नंबर आता है।
इसको हमने यहाँ पे हल किया अकेले, 3 से काटा 21 को 7 बार और 2 चौको 8, तो वैल्यू कितनी बनी 7/4। अब यहाँ से 4 छंग 24 6 बार, 7/4 भाग का उल्टा होता है गुणा, तो 1/4 पलटेगा तो 4/1 और 4 से 4 खत्म और 6 में से 7 घटेगा तो कितना आ जाएगा -1। क्लियर है, आसान है सवाल। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल भी सिंप्लीफिकेशन का है, रिपीटेड सवाल है, कई बार परीक्षा में आ चुका है, फिर से आने की संभावना है। इसका नियम आपको पता होना चाहिए कि बड़े बड़े फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, देखिए इसका एक नियम होता है, इसको आप सीखिए पहले, उसके बाद आप जल्दी जोड़ पाएंगे। जैसे ये लिखा हुआ है 2 सही 3/5 और इसमें हमको जोड़ना है 3 सही 2/5 को। क्लियर, तो इसके लिए आप जानिए, जैसे ये लिखा गया है कहीं पे, तो ये जो बीच वाला पार्ट होता है ये पूर्णांक वैल्यू होती है, ये पूर्णांक होता है और बाकी 3/5 तो भिन्न है। तो इसको मैं ऐसे अलग कर सकता हूं, कहीं भी 2 सही 3/5 लिखा है या कोई भी सही बटा में भिन्न लिखी गई है, तो जो सही बटा के प्लेस पे है उसको आप अलग कर सकते हैं, बाकी फ्रैक्शन को अलग कर सकते हैं। क्लियर है, तो 2 सही 3/5 था तो 2 + 3/5 लिख सकते हैं। अब इसी को जोड़ना है, इसी नियम से जोड़ेंगे अगर इन दोनों को, तो यहाँ 2 पूर्णांक है और यहाँ कितना पूर्णांक है 3, तो इन 3 और 2 को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 5, बाकी 3/5 में 2/5 जोड़ेगा तो हर बराबर है तो डायरेक्ट जोड़ेगा 5/5 और 5/5 का मतलब 1 होता है और इन दोनों को जोड़ देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे इसको जोड़ना है। क्लियर, आइए जोड़ते हैं फटाफट से। चलिए जोड़िए, यहाँ पे कितना पूर्णांक है 1, यहाँ 11, यहाँ 111, यहाँ 4 बार 1 और यहाँ 5 बार 1। इसको भी जोड़ने का एक नियम होता है। ठीक, बाकी जो फ्रैक्शन बचेगा वहां पे देखिए आधा आधा मिलके बनेगा 1, फिर आधा आधा मिलके बनेगा 1 और 1 1 मिलके बनेगा 2 और आधा जोड़ेगा तो हो जाएगा 5/2 यानी 2.5। क्लियर है इतनी बात, ये बनेगा 1, ये बनेगा 1, 1 1 हो जाएगा 2 और ये लास्ट वाला आधा है तो 2.5 हो जाएगा और 2.5 का मतलब होता है 5/2। क्लियर है, इसको जोड़ना है, या तो आप इसको 1 के नीचे 1 लिखकर जोड़ लीजिए या फिर इसका भी अगर आप ट्रिक जानना चाहें तो देखिए, जैसे 1 में 11 जोड़ना है तो आप ऐसे तो बता ही सकते हैं कि 11 1 12 हो जाएगा, लेकिन करना क्या होता है, ये जो वैल्यू गई है 2 बार, पहले 1 लिखेंगे और ये जितनी बार गई है 2 बार गई है तो आगे 2 लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12। अब इसी में देखिए अगर ये 1 + 11 + 111 करना है, ठीक, तो ये क्या है 3 बार वैल्यू गई है तो 1 2 3 लिख देना है, तो ये कितना हो जाएगा 123। इसी तरह ये 4 बार गया है तो क्या लिख देना है 1 2 3 4, ठीक, यानी 1234 और ये 5 बार गया है तो क्या लिख देना है 1 2 3 4 5, यानी इन सबको जोड़ूंगा तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 यानी 12,345। अगर ये 6 बार गया होता तो 1 2 3 4 5 6 वैल्यू हो जाती इसकी। ठीक, लेकिन ध्यान रखिएगा 1 से स्टार्ट होना चाहिए और ये 1 की संख्या आगे आगे ऐसे बढ़नी चाहिए, बिल्कुल कंटिन्यूअस। ठीक, अब इसमें देखिए 5 का आधा यानी 2.5 जोड़ना है, 2.5 में 2 पूर्णांक है तो 2 इसमें आके जोड़ेगा तो 12,345 में 2 जोड़ेगा तो 12,347 हो जाएगा और 1/2 सीधे लगा सकते हैं जो कि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा 12,347 सही 1/2 हो जाएगा। क्लियर है, आसान सवाल है, लेकिन ये सब ट्रिक आपको पता होनी चाहिए तभी आप जल्दी कर पाएंगे, अदरवाइज अगर आपको ये भी नहीं पता होगा तो ये आपको जोड़ना पड़ेगा और जोड़ना पड़ेगा तो इसमें समय लगेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 चीजें थी, मिक्स फ्रैक्शन को जोड़ना कैसे है, तो मिक्स फ्रैक्शन में जो मिक्स वाली वैल्यू होती है वो पूर्णांक होती है, उसको अलग कर देना है, बाकी फ्रैक्शन को अलग कर लेना है, एक कॉन्सेप्ट वो है। बाकी जैसे ये 1 वाला है नियम तो इसको ध्यान रखिएगा, अगर कोई वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है और लगातार 1 की संख्या बढ़ती जा रही है तो जितने 1 है लास्ट में उसी तरह 1 2 3 4 5 में वैल्यू को बढ़ा देना है। जैसे 1 से गया फिर 1 बढ़ा 2 फिर एक बार 3 आया तो 3 तक गया है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3। इसी तरह जब 4 तक जाएगा तो वैल्यू 1 2 3 4 हो जाएगी और 5 तक गया है इस सवाल में तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5। 5 का आधा 2.5 जोड़ा तो वैल्यू निकल कर ये आ गई। क्लियर है, चलिए समझ में आ गया होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी बिल्कुल उसी भिन्न पर आधारित है, इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड सवाल है, ये भी कई बार आ चुका है परीक्षा में। चलिए बनाएंगे जल्दी से, जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिससे परीक्षा में हमको हेल्प मिल सके। ठीक है, 15 से 20
सेकंड के अंदर सारे सवालों को टैकल करने का प्रयास करिए। 2-4 सवाल होंगे जो ज़्यादा समय लेंगे, बाकी सारे सवाल जल्द से जल्द आने चाहिए। अब देखिए ये क्या कह रहा है, इन सबको जोड़ना है। अभी मैंने बताया आपको जो बीच में वैल्यू लिखी जाती है वो पूर्णांक होती है, उसको आप अलग कर सकते हैं। तो अगर इसको मैं अलग करूंगा तो हर जगह 99 ही दिख रहा है, और कितनी बार दिख रहा है, तो पता चला 6 बार दिख रहा है। अब 99 में चाहे 6 जोड़िए और 99 को चाहे 6 से गुणा कर दीजिए, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो ये जो बीच वाली वैल्यू थी ये पूर्णांक होती है, इसको हमने अलग कर लिया, 6 बार आ रहा था तो 99 गुणा 6 कर दिया, इसका काम खत्म। अब फ्रैक्शन जोड़ना है। फ्रैक्शन में सबका डिनोमिनेटर सेम है, सबका हर जो है वो बराबर है, तो नीचे तो 7 ही आएगा, ऊपर वाली वैल्यू डायरेक्ट जुड़ जाएगी। 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15 और 15 6 21 हो जाएगा। और 7 से 21 कितनी बार कटता है, 3 बार। अब देखिए यहाँ पे आपको जल्दी आसानी से लगाना है तो गुणा करिए, फिर 6 9 54 के 4 हासिल 5 और 6 9 54 54 5 59 और 3 जोड़ देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 597, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है। 6 9 54, 54 का यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा, 3 जुड़ेगा 7, लेकिन 7 आपको 2 में दिख रहा है तो आपको पूरा हल करना पड़ेगा। ठीक है, 99 को 6 से गुणा किया 594 और 3 जोड़ देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 597 हो जाएगी। क्लियर है। तो इस तरह से मिक्स फ्रैक्शन को आपको जोड़ना है। आपको नियम पता होना चाहिए कि जो वैल्यू बीच में है उसको अलग कर सकते हैं, बाकी भिन्न को अलग हम लोग जोड़ देंगे। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, और अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर बोट एंड स्ट्रीम का भी सवाल जीडी की परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा, तो उसी को देखते हुए 3-4 सवाल हम लोग अब लगातार बोट एंड स्ट्रीम के करेंगे। इस सेशन में मैंने इसी तरह के सवाल रखे हैं। पहले 5 सवाल जो थे वो दूसरे चैप्टर के थे, फिर 5 सवाल हमने सिंप्लीफिकेशन के किए, अब 3-4-5 सवाल हम लोग बोट स्ट्रीम के करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से पर डे के सेशन में हम लोग 4 से 5 चैप्टर को कवर करेंगे और इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, चलिए क्या कह रहा है, एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है। सिर्फ देखने में बड़ा लग रहा है सवाल, बाकी सवाल में कुछ है नहीं। सवाल का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। आइए पहले कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख देते हैं, फिर सवाल को हल करेंगे फटाफट। देखिए यहाँ पे 2 चीजें होती हैं, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल जो कि होती है B + R। अगर मैं B को बोट मानूं और R को रिवर यानी धारा मानूं, तो जब धारा की दिशा में चलेगा तो नाव की चाल अगर निकालनी होगी तो बोट और रिवर दोनों जुड़ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह धारा की अगर विपरीत दिशा में जाएं, धारा के विपरीत दिशा में जो चाल होगी वो घट जाएगी, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, B - R। क्लियर है। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है, शांत जल में नाव की चाल। शांत जल का मतलब है कि जल में कोई प्रवाह नहीं है, अगर जल में प्रवाह नहीं है तो जल में जो प्रवाह, जल वाली जो गति है रिवर की, वो 0 हो जाएगी, तो बचेगा केवल क्या, B बचेगा। ठीक है, पूरे चैप्टर में केवल यही 3 चीजें हैं, पूरे चैप्टर में केवल यही 3 चीजें हैं और इन्हीं तीनों चीजों से पूरा चैप्टर सॉल्व होता है। अब देखिए क्या कह रहा है, धारा की दिशा में 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो मुझे चाहिए चाल। धारा की दिशा में चाल होती कितनी है, B + R। क्लियर है, धारा की दिशा में चाल होती कितनी है, B + R। चाल बराबर निकालना है तो करेंगे क्या, दूरी बटा समय। 24 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में, तो चाल कितनी हो जाएगी भाई, 24 बटा 4 यानी कितनी, 6 हो जाएगी। क्लियर। अब कह रहा है धारा के विपरीत इतनी ही दूरी मतलब 24 किलोमीटर की ही दूरी 6 घंटे में तय कर रहा है। अब धारा के विपरीत हमारे अनुसार चाल होगी क्या, B - R, और दूरी तो 24 ही चलनी है लेकिन समय ले रहा है 6 घंटे, तो अब चाल कितनी आ जाएगी, 4। क्लियर। तो धारा की दिशा वाली चाल तो आ गई 6 और धारा के विपरीत चाल कितनी आ गई, 4। मुझे निकालना है शांत जल में नाव की चाल, और शांत जल में नाव की चाल होती कितनी है, B, यानी B की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए ये +R से -R खत्म हो जाएगा, B और B जुड़ेगा 2B, और 6 4 10 और 2 से कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो जो बोट की स्पीड चाहिए थी वो कितनी हो जाएगी, 5, और 5 कहीं दिख नहीं रहा है, तो इनमें से कोई नहीं इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन विल बी योर राइट आंसर। 5 किलोमीटर प्रति घंटे शांत जल में नाव की चाल हो जाएगी। ठीक है,
ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखिएगा। धारा की दिशा में नाव की चाल लेनी है तो बोट और रिवर जुड़ जाएगा, धारा के विपरीत लेनी है तो घटा देना है, और शांत जल में नाव की चाल लेनी है तो केवल बी की वैल्यू निकालनी है। इस सवाल में आपको शांत जल में नाव की चाल ही पूछ रहा है, यानी बी की वैल्यू चाहिए थी, और बी की वैल्यू आ रही है 5, जो कि ऑप्शन में दिख नहीं रहा, तो इनमें से कोई नहीं आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, बाकी सवाल बदलेंगे लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। ठीक है, आइए अगले सवाल पे ले चलते हैं, बिल्कुल इसी चैप्टर का सवाल, इसको लगा के आप बताएंगे। चलिए, एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे हो तो शांत जल में नाव की गति बताइए। शांत जल का मतलब ही है बी, बी की वैल्यू फिर से फाइंड करनी है। बाकी जो चीजें दी गई हैं उन्हीं की सहायता से आप फटाफट से वैल्यू निकालिए। चलिए, आइए देखते हैं क्या अप्रोच रहने वाली है इस सवाल में। धारा के विपरीत पहले दिया है तो मुझे चाहिए चाल, और धारा के विपरीत चाल होगी क्या, बी माइनस आर, घटेगी, अभी बताया। चाल बराबर होता क्या है, दूरी बटा समय। 48 मिनट में 12 किलोमीटर जा रहा है तो दूरी ऊपर रखनी है 12 किलोमीटर, समय दिया है 48 मिनट, 48 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 48 को 60 से भाग करना पड़ेगा, तो वैल्यू किस में चली जाएगी, आवर्स में चली जाएगी। अब इसको वैल्यू निकालनी है, बटे का बटा दिखा नहीं कि नंबर कहाँ कर देना है, ऊपर कर देना है, और 48 से भाग करेंगे, बर चौक 48 और 4 से 60 कितनी बार कटेगा भाई, 15 बार। तो जो विपरीत दिशा में चाल है वो निकल के आ गई कितनी भाई, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक, अब क्या कह रहा है, यदि धारा की गति इसमें कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटे। अभी बताया मैंने बी वाला है बोट यानी नाव, और आर है आपका रिवर यानी धारा। अब यहाँ पे आर की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 2 किलोमीटर प्रति घंटे, तो यहाँ 2 आप रख देंगे सीधे सीधे, तो बोट की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और 15 माइनस 2 उधर जाएगा प्लस 2, 17 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल कितनी हो जाएगी, 17 किलोमीटर प्रति घंटे। सवाल केवल सिर्फ देखने में बड़ा है, बाकी कुछ है नहीं इसमें, बस आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए। शांत जल में नाव की चाल बी, धारा की दिशा में नाव की चाल बी प्लस आर, और धारा के विपरीत नाव की चाल बी माइनस आर। क्लियर है, आसान सवाल है। बढ़ेंगे, एक सवाल और हमारे पास इस टाइप का है, उसको भी करेंगे फटाफट से। चलिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, फटाफट से इसका जवाब देंगे। कोई मोटर बोट शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, या धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है, उतनी ही दूरी को धारा के अनुकूल तय करने में कितना समय लगेगा। फटाफट से जवाब दीजिए, 30 सेकंड आपको दे रहे हैं इस सवाल के लिए। 2 सवाल मैंने आपको जल्दी जल्दी बताए कॉन्सेप्ट बताने के लिए, अब आप इसका जवाब देंगे। चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट से जवाब देंगे। शांत जल में 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। शांत जल में चाल होती कितनी है, बी, यानी जो चाल दी गई है वो बोट की चाल है जो कि 36 किलोमीटर प्रति घंटे दी गई, बी की वैल्यू हमें पता है। अब कह रहा है धारा के विपरीत दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर जाती है, तो आप निकाल लीजिए कि धारा के विपरीत इसकी चाल क्या हो जाएगी। अब कह रहा है उतनी ही दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। क्लियर है, धारा के अनुकूल। चलिए, पहले आप निकाल लीजिए चाल, धारा के विपरीत कितनी हो जाएगी, बी माइनस आर, और चाल होता क्या है, दूरी बटा समय। 36 की स्पीड से जा रहा है, 1 घंटे 45 मिनट में 56 किलोमीटर, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, 56 किलोमीटर जा रहा है, और समय कितना लग रहा है, 1 घंटे 45 मिनट। 1 घंटे 45 मिनट को इधर समझिए, 1 घंटे 45 मिनट में, एक तो घंटे में है यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 45 मिनट को आपको घंटे में बदलना पड़ेगा। 45 बटा 60, 15 तिया 45 और 15 चौको 60, तो 4 एक अन्नम 4 और 4 3 7 बटा 4 घंटे, यानी 1 घंटे 45 मिनट को मैं 7 बटा 4 घंटे लिख सकता हूँ। तो चाल निकालने के लिए दूरी बटा समय और बटे का बटा आया तो नंबर कहाँ भेज देना है, ऊपर भेज देना है। 7 8 56, तो 8 चौक 32, यानी जो धारा के विपरीत चाल है वो 32 है। क्लियर है, जिसमें से मुझे बोट का स्पीड पता है, बोट का स्पीड कितना है, 36, तो जब धारा के विपरीत चाल कितनी निकल के आई, 32, इसमें से बोट की स्पीड है 36, तो यहाँ से रिवर की स्पीड निकल के आ जाएगी कितनी भाई, 4 किलोमीटर प्रति घंटे।
ठीक, यानी धारा की गति कितनी आ गई 4 किलोमीटर प्रति घंटे और बोट का स्पीड तो गिवन है 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अब कह रहा है इतनी ही दूरी मतलब 56 किलोमीटर की ही दूरी को अब धारा के अनुकूल तय करना है तो कितना समय लगेगा। आपको पता है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी उतनी ही है 56, समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। यहाँ चाल आपको रखनी पड़ेगी, स्पीड। दूरी उतनी ही है 56 किलोमीटर की। अब धारा के अनुकूल जाएंगे तो चाल जुड़ेगी तो b प्लस आर रखना पड़ेगा, जिसमें b की वैल्यू 36 है और r की वैल्यू 40 है, तो जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा भाई 36 4 40। इसी को हल कर देंगे, आपका उत्तर 4 से 8 से काटिए, 8 पंचे 40, 8 सते 56, 7/5 का मतलब है 5 एकन्नम 5, 1 सही 2/5 घंटे। अगर इसको मिनट में बदलेंगे आप तो 1 घंटे हो जाएगा और 2/5 को आप 60 से गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60 तो 1 घंटे और 12 दूना 24 मिनट। ये आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो धारा के अनुकूल इतनी ही दूरी अगर आपको तय करनी है तो जो समय लगने वाला है वो है 1 घंटे 24 मिनट का। क्लियर है। इस तरह के सवाल भी एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इस तरह के सवालों की भी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। ठीक है, समय बचाना है, यहाँ पर भी 30 सेकंड से ज्यादा नहीं देना इस सवाल को, बस चीजों को समझे रहना है। 3 कॉन्सेप्ट है, धारा की दिशा में चाल, धारा के विपरीत चाल और शांत जल में नाव की चाल। क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है अगला सवाल। चलिए एक सवाल हमारे पास और है यहाँ पे अभी बोट एंड स्ट्रीम का, इसको भी लगा के दिखाइए आप। क्या कह रहा है, एक नदी का प्रवाह 2 किलोमीटर प्रति घंटे है। नदी का प्रवाह का मतलब है धारा की गति, और धारा की गति कितनी होती है भाई आर, अभी हमने सीखा है कितना दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटे। एक व्यक्ति को नदी के प्रवाह के विरुद्ध खेने का मतलब है नाव को चलाने में, उसके प्रवाह के साथ खेने से 2 गुना समय लगता है। तो व्यक्ति की स्थिर जल में खेने की दर क्या है, खेने का मतलब है कि नाव चलाने की दर क्या है, यानी बोट का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक, स्पीड ऑफ बोट आपसे पूछ रहा है कि नाव की गति कितनी है। स्थिर जल का मतलब है केवल नाव बचेगा, यानी बी की वैल्यू बतानी है, फटाफट से बताएंगे आप। अब देखिए यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि जितना जाना है जल की दिशा में, यानी जितना धारा की दिशा में जाना है उतना ही वापस भी आना है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि यहाँ पर दूरी जो है वो निश्चित है। डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है तो हमेशा स्पीड टाइम डिस्टेंस में याद रखिएगा S1 T1 बराबर तुरंत S2 T2 फॉलो कर देना। क्लियर है। कहीं भी निश्चित दूरी का कॉन्सेप्ट दिखेगा तो आप S1 T1 बराबर S2 T2 को लगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे S1 क्या है, पहली चाल है जब धारा की दिशा में हम लोग जा रहे हैं। S2 क्या है, सेकंड वाली स्पीड है जब धारा के विपरीत आ रहे हैं, रिवर्स। अब आपको पता है धारा की दिशा में जाएंगे तो चाल जुड़ेगी B प्लस आर। क्लियर है। अगर मुझे इधर 1 घंटे लग रहा है, 1 यूनिट का समय लग रहा है, तो सीधी सी बात है जब विपरीत तैरेंगे तो ज्यादा समय लगेगा, और ये कितना समय कह रहा है 2 गुना समय कह रहा है। तो अगर इधर 1 यूनिट का समय लग रहा है तो इधर कितना समय लगेगा 2 यूनिट का। अगर आप यहाँ पर 2 यूनिट का समय लगाएंगे तो इधर डबल हो जाएगा, 2 दूना 4। क्लियर है। तो वैल्यू 1 और 2 ही आएगी हमेशा, चाहे आप जो रख दीजिए। ठीक, जितना इधर समय लग रहा है उधर इसका डबल लगेगा, क्योंकि जब विपरीत तैरेंगे तो समय ज्यादा लगेगा। ठीक, अब यहाँ से देखिए आर की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू रख दीजिए, तुरंत बी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ भी रख दीजिए b माइनस 2 इंटू 2, b प्लस 2 इज इक्वल टू 2 से अंदर गुणा करिए, 2b माइनस 4, b को इधर लाएंगे, b में से 2b घटेगा, b बचेगा, और 4 और 2 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो बोट की स्पीड जो पूछ रहा है तो कितनी आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटे। तो स्थिर जल में जो नाव की चाल है वो कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटे। आसान सवाल है, बस इतनी बात याद होनी चाहिए कि पूरे चाल दूरी समय के कॉन्सेप्ट में, चाहे चाल दूरी समय आए, चाहे ये बोट एंड स्ट्रीम आए, और चाहे रेलगाड़ी वाले सवाल आए, इन सबके कॉन्सेप्ट में कहीं भी अगर आपको दूरी निश्चित दिखती है तो आप S1 T1 बराबर S2 T2 को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, हर जगह लग जाएगा, हर जगह आंसर जल्दी निकल के आएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल टाइम एंड वर्क से संबंधित, 1 से 2 सवाल यहाँ से भी आपको देखने को पक्का मिलेंगे। टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम से 2 सवाल आपको एसएससी जीडी की परीक्षा में मिलेंगे। चलिए आसान सवाल है ये, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में, जबकि बी अकेला 20 दिन में, तो ए अकेला कितने दिन में। क्लियर है। एलसीएम मेथड इसके लिए सबसे बेस्ट है। ए और बी मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं 15 दिन में,
जबकि बी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। दोनों का एलसीएम, एलसीएम का मतलब ऐसी वैल्यू यहाँ रखनी है जो इन दोनों से कट जाए, ठीक है। जो इच्छा आपकी रख दीजिए, मैं 60 रख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो 15 से कटेगा 4 बार और 20 से कटेगा 3 बार। ये जो 4 और 3 होता है ये एक दिन का काम होता है, या इसी को बोलते हैं इफिशियंसी या क्षमता। क्लियर है। अब देखिए ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 4। यानी ए प्लस बी की जो क्षमता है वो कितनी है, 4, जिसमें से बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। तो यहाँ से बी की वैल्यू 3 रख देंगे तो ए की क्षमता कितनी निकल के आएगी भाई, 1। ए की क्षमता 1 है, यानी ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। अब ए अकेले पूरा काम करेगा और पूरा काम है कितना, 60। एक दिन में 1 काम करेगा तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 60 दिन लगेगा और काम आपका क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। क्लियर है इसको, ठीक। ए प्लस बी 15 दिन में कर रहे थे जबकि बी अकेले 20 दिन में कर रहा था। एलसीएम लिया हमने 60। ये जो एलसीएम आता है इसको बोलते हैं टोटल वर्क। इतना काम आपको करना है, टोटल वर्क 60 है। अब 15 दिन में पूरा कर रहा था तो एक दिन में कितना करेगा, 4। और 20 दिन में पूरा कर रहा था तो एक दिन में कितना करेगा, 3। ये जो 4 और 3 है ये है एक दिन का काम, या इसी को बोलते हैं क्षमता या इफिशियंसी, ठीक है। ए प्लस बी की क्षमता 4 है, जिसमें से बी की अकेले की क्षमता 3 है। तो सीधी सीधी बात है, ए की क्षमता कितनी है, 1। ए की क्षमता 1 है, मतलब एक दिन में 1 काम करता है। तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 60 दिन लग जाएगा। क्लियर। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है, ये भी टाइम एंड वर्क से ही संबंधित है। फटाफट पढ़िए और जवाब देने का प्रयास करिए। एक पुरुष तथा एक स्त्री मिलकर किसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। एक पुरुष अकेला इस काम को 10 दिनों में कर सकता है। तो कह रहा है एक स्त्री अकेले इस काम को कितने दिनों में करेंगे। इस तरह के सवालों में हमको क्षमता का रेशियो चाहिए। जैसे ही क्षमता का रेशियो आएगा हम वैल्यू को रख के निकाल देंगे। अब देखिए उसके लिए आपको दिया गया है एक पुरुष तथा एक स्त्री। एक पुरुष तथा एक स्त्री, एक पुरुष का मतलब है एक मेल, है ना, और एक स्त्री मतलब एक फीमेल। एक मेल और एक फीमेल कितने दिन में कर रहे हैं भाई, 8 दिन में। आपको पता है M1D1 H1 इज इक्वल टू M2D2 H2 होता है, ठीक। तो ये पुरुष यानी नंबर ऑफ मेंबर्स और दिन के बारे में दिया गया है। तो जो फार्मूले का यूज होगा वो M1D1 बराबर M2D2 टाइप का होगा, ठीक है। अब इसमें कह रहा है एक पुरुष एक महिला 8 दिन में कर रहे हैं, जबकि कह रहा है एक पुरुष अकेला इस काम को 10 दिन में कर सकता है। एक पुरुष अकेला कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में कर सकता है। यानी इतने के बारे में पूरी जानकारी है। तो इसको फॉलो करके हम लोग निकालेंगे मेल और फीमेल का रेशियो। फटाफट से अंदर गुणा कर दीजिए। यहाँ है आपका 10 दिन में, तो आप काट भी सकते हैं, 2 चौको 8 और 2 पंचे, अंदर मल्टीप्लाई करिए। 4f इज इक्वल टू 5m। 5m में से 4m उधर घटेगा तो m बराबर कितना आ जाएगा भाई, 4f। क्लियर है। या मेल और फीमेल का अगर मैं रेशियो निकालना चाहूं तो मैं लिखूंगा 4:1। यानी अगर एक पुरुष 4 काम करेगा तो महिला 1 काम करेगी, ठीक है। जितना काम 4 पुरुष करेंगे उतना काम, सॉरी, मेल अगर 4 काम करेगा तो फीमेल कितनी काम करेंगी, 1 काम करेंगी। तो मेल और फीमेल के जो क्षमता में रेशियो आ गया वो कितने का आ गया, 4:1 का। अब कह रहा है एक स्त्री अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगी। अब इसको निकालने के लिए आप चाहे पहले वाले इक्वेशन में रख दीजिए या फिर चाहे दूसरे वाले में रख दीजिए। तो आइए पहले में रख देते हैं क्योंकि पहले में स्त्री का जिक्र हुआ है। अब कह रहा है एक पुरुष एक महिला अगर 8 दिन में कर रहे थे तो केवल अगर एक महिला करे तो कितना दिन लगेगा। क्लियर है। अब देखिए जब यहाँ महिला से काम करवाना है, सॉरी स्त्री से करवाना था, यहाँ फीमेल हो जाएगा। एक फीमेल से करवाना है तो कितने दिन लगेंगे। अगर फीमेल से करवाना है तो ये जो मेल दिख रहा है ये भी आपको फीमेल में बदलना पड़ेगा। यानी जो मेल की क्षमता होगी वो फीमेल में जानी पड़ेगी, जो कि यहां से जाएगी। यहां से हमने निकाला था कि एक m की जगह पे हम लोग क्या रख सकते हैं, 4f रख सकते हैं। तो एक m की जगह पे 4f रख दीजिए। तो 4f और 1f कितना हो गया, 5 और गुणा 8, और एक फीमेल को केवल करना है तो एक फीमेल का मतलब 8 पंच 40। तो इसको कितने दिन लगेंगे भाई, 40 दिन लगेंगे। यहाँ पे ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा है, 3 ही ऑप्शन दिख रहे हैं, तो डी ऑप्शन आप 40 कर लीजिए और 40 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, 40, ठीक है।
एक पुरुष एक स्त्री किसी काम को 8 दिनों में कर रहे थे, जबकि एक मेल इसे 10 दिन में कर रहा था। तो पूछा सा आपसे कि एक स्त्री अकेले कितने दिनों में करेगी। जिसके बारे में पूरी जानकारी है, सबसे पहले उसका यूज करके मेल फीमेल का निकालेंगे रेशियो, फिर किसी एक को पकड़ करके दूसरे की वैल्यू निकालेंगे। ध्यान रहे, जो पूछा जाएगा वो क्वेश्चन में बना रहना चाहिए, ठीक है। जिससे पूछा जाए काम करवाने के लिए वो बना रहना चाहिए। फीमेल से पूछा था तो फीमेल हर जगह होना चाहिए, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उसकी क्षमता फीमेल में हम लोग बदल देंगे। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में फीमेल हर जगह दिख रहा था, लेकिन एक जगह मेल भी दिख रहा था, तो वो मेल की क्षमता हम लोग यहाँ से 4 फीमेल के बराबर है। तो यहाँ पे एक यम की जगह पे 4 एफ रख देंगे, तो 4 और 1 ये 5 और 8 पंचे 40 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन में था नहीं, 3 ही ऑप्शन था, तो आपने चौथा ऑप्शन डी कर लिया और वो किसके बराबर हो जाएगा, 40 के बराबर। क्लियर। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। देखते हैं अगला सवाल क्या है। थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूं। कह रहा है 2 की घात 14 गुणा 5 की घात 23 में शून्यों की संख्या बताइए। नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। किसमें बताने हैं भाई, 2 की घात 14 गुणा 5 की घात 23 में, ठीक है। अगर आपका इसको आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसको केवल देख करके उत्तर निकालेंगे, इसमें पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको शून्यों की संख्या बतानी है, तो आपको पता होना चाहिए कि शून्य बनता कैसे है। तो शून्य के लिए हमेशा ध्यान रखिएगा 2 नंबर जरूरी है, 2 और 5। 2 और 5 जब आपस में गुणा होता है तभी जीरो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैं 2 को 5 से गुणा करूं तो कितना आ जाएगा, 10, ठीक। तो कितने जीरो मिले भाई, 1 जीरो। अगर यहीं पे मैं 2 की घात 2 कर दूं और गुणा करूं 5 से ही, तो 2 की घात 2 का मतलब 4 और 4 पंचे 20। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है कि पहली बात तो जीरो के लिए 2 और 5 की आवश्यकता होती है। उसमें भी जो कम बार आया है उतने ही जीरो मिलेंगे। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 तो 2 बार आया है, लेकिन 5 एक ही बार आया है। तो कम कौन बार आया है, 5, और कितनी बार, एक बार, तो उतने ही जीरो हमको मिलेंगे, ठीक है, उतने ही जीरो मिलेंगे। तो जो जितनी कम बार आएगा और जितनी बार आएगा उतने ही जीरो हमको मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जीरो के लिए 2 चीजें, 2 और 5 ढूंढना है, केवल 2 और 5 ही ढूंढना है, बाकी और कुछ नहीं ढूंढना। 2 5 ढूंढना है। उसके बाद दूसरा बात, जो कम बार आएगा उतने ही जीरो बनेंगे। कितने में, 2 और 5 में जो कम बार आएगा उतने जीरो मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, 2 की घात 14 है और 5 की घात 23 है, तो 2 और 5 है, कोई दिक्कत नहीं है। कम बार कौन आया है, 14, तो आपको जीरो कितने मिल जाएंगे, यहाँ पे 14 मिल जाएंगे। इस 23 से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब 1 2 और 1 5 मिलेगा तभी आपस में जीरो बनेगा। न केवल 5 जीरो बना सकता है और न केवल 2 जीरो बना सकता है। तो 2 और 5 की आवश्यकता होती है, और जो कम बार आएगा, इसका मतलब यह है कि जब 2 की घात 14 5 की घात 14 से मिलेगा तो केवल कितने जीरो में बनेंगे, 14। उसके बाद ये जो 23 यहाँ पे घाते हैं, तो जो 9 घात आपकी एक्स्ट्रा बच जाएगी, उससे जीरो का निर्माण नहीं होगा, ठीक। तो 14 घात इससे और 14 घात इससे, तो टोटल 14 जीरो मिलेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा बच रहा है वो जीरो का निर्माण नहीं कर पाएगा। क्लियर है। तो आप इतनी बात ध्यान रखिएगा कि जीरो के लिए 2 और 5 की आवश्यकता, और 2 और 5 में भी जो सबसे कम बार आएगा उतने जीरो आपको मिलेंगे, ठीक। बस इतनी बात है। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, ये भी देखिए जीरो का ही कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझिए। क्या कह रहा है, 1 2 3 4 डॉट 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 हजार तक संख्याएं हैं, इनको आपस में गुणा किया जाता है। तो कह रहा है कि गुणनफल के अंत में दाईं ओर शून्यों की संख्या बताइए, यानी कह रहा है बिल्कुल लास्ट में कितने जीरो मिलेंगे। क्लियर है। अब ये तो बड़ा नंबर है, इसको कैसे करेंगे, देखिए 1 2 3 सबको आपस में गुणा करना है, और कहां तक जाना है भाई, 1000 तक जाना है। मैंने क्या बताया आपको, जीरो के लिए 2 ढूंढना है और 5 ढूंढना है, और उसमें भी फिर 2 और 5 में भी ढूंढना है कि कौन सबसे कम बार आएगा। तो आप केवल इतना देख के बताइए कि यहाँ पे 2 ज्यादा आ रहा है या 5। तो आप कहेंगे कि 2 तो हर सेकंड पोजीशन पे आपको 2 मिल जाएगा। देखिए 2 यहाँ भी मिलेगा, 3 के बाद 4 मिलेगा, तो 4 में तो डबल 2 मिल जाएगा, ठीक। तो हर सेकंड पोजीशन में आपको 2 मिल जाएगा, यानी 2 ज्यादा बार आएगा और 5 कम बार आएगा, ठीक। तो जो कम बार आता है उसी को पकड़ना होता है। अब ये वैल्यू कहां तक गई है, 1000 तक। तो करना क्या है, 1000 को भाग करना है, 5 कम बार आएगा तो 5 से ही भाग करेंगे जीरो के लिए। कैसे भाग करना है, 5 की बढ़ती घातों में आपको भाग करना है,
और तब तक भाग करते जाना है जब तक इसमें भाग जा रहा है। ठीक, तो लास्ट वाली वैल्यू है इसको पकड़ेंगे और जो कम बार आया है उसी की बढ़ती घात में भाग करेंगे, तब तक भाग करेंगे जब तक भाग जाता रहेगा पूर्णांक में। 5 की घात 2 का मतलब 25, 5 की घात 3 का मतलब है 125 और 5 की घात 4 भी जाएगा क्योंकि 5 की घात 4 का मतलब कितना होता है भाई 625। आगे आप बढ़ाएंगे तो 3125 हो जाएगा, 3125 में 1000 से भाग नहीं जाएगा तो उधर भाग नहीं ले जाना है। इतने नंबर ऑफ जीरोज आपको मिलेंगे। अब इसको फटाफट से हल कर देते हैं। 5 से कटे गए कितनी बार भाई 200 बार, ये 5 पचम 25 है, 25 से कितनी बार कटेगा 25 चौका 100 और ये 0 40, ये 125 है, 125 से कितनी बार कटेगा ये 8 बार और ये है 625, इसमें पूरा पूरा भाग कितनी बार जाएगा एक बार। जो रिमाइंडर बच रहा है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, कितनी बार पूरा पूरा भाग गया उससे केवल लेना देना है। 5 से कटेगा ये 200 बार, 25 से कटेगा ये 40 बार, 125 से कटेगा ये 8 बार और ये है 625, ये पूरा पूरा एक बार केवल भाग जाएगा, बाकी जो बच रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इसको जोड़ दीजिए, टोटल जीरो मिल जाएंगे आपको 240, 40 8 48 और 48 1 49, यानी यहाँ पर टोटल कितने जीरो मिलेंगे आपको 249 जीरो मिल जाएंगे। क्लियर है। जीरो के लिए दो चीजें, 2 और 5, 2 और 5 में भी जो सबसे कम बार आएगा उसी को पकड़ना है। अगर इस तरह की वैल्यू मिलेगी जो बहुत सारी बड़ी वैल्यू होगी तो पीछे वाली वैल्यू को पकड़ना है लास्ट वाले को, और जो कम बार आया है उसी की बढ़ती घात में आपको भाग देते हुए चला जाना है और तब तक भाग देना है जब तक इसमें भाग जा रहा होगा। ठीक है, उसके बाद सबको जोड़ देंगे तो जोड़ने पे जो आएगा वही टोटल नंबर ऑफ जीरो है। अब यहाँ पे जीरो ना पूछ करके अगर केवल कह देता कि इसके गुणनफल में 5 की अधिकतम घात बताइए, तो 5 की अधिकतम घात के लिए भी आप 5 से भाग करते चले जाते और इसी घात को बढ़ाते चले जाते, तब भी वही उत्तर आता। ठीक है, 3 की अधिकतम घात कहता तो इसमें हम 3 का भाग करना शुरू कर देते। ठीक है, और जो हल करने पे आता उतने आपको 3 मिल जाएंगे। क्लियर है, तो जो पूछेगा उसी से बढ़ती हुई घात में आप गुणा करेंगे तो आप उस नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये सवाल भी नंबर सिस्टम का ही है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी कई बार रिपीट हुआ है। क्या कह रहा है, भाजक भागफल का 25 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य है, यहाँ भाज्य लिखना चाहिए, भाग्य लिखा हुआ है, इसको क्लियर कर दीजिए। ये है आपका भाज्य। ठीक, अब देखिए इसमें क्या संबंध होता है आपको पता होना चाहिए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेष। क्लियर, भाज्य भाजक भागफल और शेषफल में क्या संबंध होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब इसकी सहायता से हमको वैल्यू निकालनी है। इसमें सबसे पहले वो वाली वैल्यू पकड़नी है जिसके बारे में रियल में जानकारी है। तो यहाँ पे दिया गया है कि भागफल कितना है भाई 16, तो भागफल की जगह पर तुरंत लिख देना है 16, कि बाकी सारी वैल्यू रियल नहीं है, बाकी सारी वैल्यू रिलेशन में दी गई है कि ये इसका इतने गुना है। जिसकी वैल्यू रियल में दी गई है सबसे पहले फटाफट उसको लिख लेंगे। अब देखिए आपको क्या दिया गया है, भाजक जो है वो भागफल का 25 गुना है, तो भागफल का 25 गुना है भाजक, यानी अगर भागफल 16 है तो ये वाली वैल्यू इसकी 25 गुना है, तो 25 गुना इसका निकाल दीजिए। 25 का 16 गुना कितना हो जाएगा, 16 पंचे 80 और 16 दूना 32 8 40, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। क्लियर है, ये इसका 25 गुना है। शेषफल के बारे में क्या दिया था कि जो भाजक है वो शेषफल का 5 गुना है। क्लियर है, शेषफल का कितना है 5 गुना, यानी यहाँ पे जो वैल्यू रखी जाएगी वो इसकी 5 गुना होनी चाहिए। तो सीधी सीधी बात है, यहाँ पे आपको क्या रखना पड़ेगा 80, क्योंकि 80 का ही 5 गुना कितना होता है 400 होता है। क्लियर है, अब वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी। भागफल 16 है तो ये इसका 25 गुना था 400, और ये वाली वैल्यू इसकी 5 गुना है तो 80 पंचे 400, सीधे सीधे आपको गुणा कर देना, उत्तर मिल जाएगा 16 चौको 64, 6400 ये और 80 इसमें और जुड़ेगा तो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी 6480, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ से भाज्य की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 6480 हो जाएगी। क्लियर, इस तरह के सवालों में जिसकी रियल वैल्यू दी जाएगी उसको पकड़ना है, बाकी फिर जो रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन का फॉर्मेशन करना है, उसके बाद लास्ट में आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट सवाल है, फिर से देखने को मिल सकता है परीक्षा में। चलिए रिमाइंडर का सवाल है। चलिए, एक संख्या को 405 से विभाजित किया जाता है
तो शेष 143 आता है। जब 27 से विभाजित किया जाएगा तो शेष कितना आएगा। ठीक है, ये सवाल भी ट्रिक पे चलता है, बस आपको ट्रिक पता होना चाहिए। देखिए क्या कहता है ट्रिक, 405 से जब भाग कर रहे हैं तो शेषफल कितना आया था 143। अब कह रहा है 27 से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा। ठीक, पहले हमने 405 से भाग किया, दूसरी बार हमने 27 से भाग किया, यानी हमारा पहला भाजक है 405 और दूसरा भाजक है 27। इसमें ट्रिक क्या होती है कि पहली बात तो ये दोनों भाजक आपस में विभाजित होने चाहिए, ये दोनों भाजक आपस में क्या होने चाहिए, विभाजित होने चाहिए, तभी इसका उत्तर निकलेगा। ठीक है, दोनों भाजक आपस में विभाजित होने चाहिए। ट्रिक क्या कहती है, दोनों भाजक आपस में विभाजित होने चाहिए। तो यहां से मुझे दिख रहा है कि ये वैल्यू इससे कट रही है, 27 से कन्नम 27 और 27 पंचे 135, क्लियर है। तो ये वैल्यू इससे कट रही है, यानी ये दोनों तो आपस में विभाजित है। अगर ये दोनों आपस में विभाजित है तो इसका शेषफल निकालने के लिए जो दूसरा भाजक है उसको आपको पहले शेषफल में केवल भाग कर देना है, आपका उत्तर आ जाएगा। तो 27 से 143 को भाग कर दीजिए, कितनी बार कटेगा, 27 चौको 108 और 27 पंचे होता है 135, 5 सते 35, 5 दूना 10, 3 13 और शेषफल कितना निकल के आ जाएगा भाई 8, जो कि डी ऑप्शन में आपको दिया गया है। क्लियर है, तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में दिया गया है। क्लियर है, तो इस तरह के सवालों को ध्यान रखिएगा। जब एक संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल कुछ है और पूछे कि अगर इससे भाग दिया जाए तो कितना आएगा, तो उसके लिए ट्रिक क्या कहती है कि दोनों भाजक आपस में विभाजित होनी चाहिए। पहली बात, अगर विभाजित है तो जो जिसका पूछा गया है उसको पहले वाले शेषफल में भाग कर देना है, उत्तर निकल कर आ जाएगा। यदि दोनों भाजक आपस में विभाजित नहीं है तो इसका उत्तर तय नहीं किया जा सकता है। क्लियर, चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, थोड़ा सा ब्लर आ रहा है। कह रहा है 37 की घात 37 को अगर 37 की घात 37 प्लस 37 को, ऐसे है सवाल, 37 की घात 37 प्लस 37 को 38 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा, ये सवाल है। 37 की घात 37 प्लस 37 को 38 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, फटाफट से बताएंगे। इस तरह के सवालों को लगाने का ट्रिक क्या होता है, जो भाजक होता है यानी जिससे भाग दिया जाता है, बड़ी घात में इसको ऐसा सेट करिए कि ये भाजक यहाँ पर दिखने लगे, ठीक, और सवाल हल हो जाएगा तुरंत। तो यहाँ 37 दिख रहा है, मुझे इसको 38 बनाना है, तो मैं इसको लिख दूंगा 38 माइनस 1। क्लियर है, 38 माइनस 1 का मतलब ही 37 ही होता है। ऐसा सेट करिए कि भाजक यहाँ दिखने लगे लेकिन सवाल का मतलब ना बदलने पाए। ठीक है, तो 37 को मैंने लिख दिया 38 माइनस 1, बाकी प्लस 37 है और भाग किससे कर रहे हैं 37। जैसे ही यहाँ पे भाग किससे कर रहे हैं 38 से, जैसे ही यहाँ पे आपको भाजक दिखेगा ये वाली वैल्यू इससे तुरंत कैंसिल कर देनी है। ठीक है, भाजक जैसे ही यहाँ पर दिखेगा भाजक तुरंत इससे कट जाएगा। और -1 की घात विषम, इसके बारे में आप जान लीजिए, अगर -1 की घात अगर सम वैल्यू है तो उसकी वैल्यू हमेशा +1 आएगी, और -1 की घात अगर ऑड है यानी विषम है तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1। यहाँ -1 की घात 37 है तो वैल्यू आएगी मेरी -1, और इसमें जब मैं 37 जोड़ूंगा तो वैल्यू निकल के आ जाएगी 36। तो जो मेरा शेषफल है वो कितना हो जाएगा, 36 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के बड़े बड़े सवाल आते हैं, बस इसमें कुछ है नहीं, केवल ट्रिक पता होनी चाहिए। जिससे भाग देना है उसको ऐसा सेट करिए कि बड़ी घात में वो भाजक यहाँ पर दिखने लगे। जैसे ही भाजक दिखेगा भाजक तुरंत आपको यहाँ पे कैंसिल कर देना है, खत्म हो जाएगी वैल्यू। जो बचेगी यहाँ -1 की घात 37 था, 37 विषम संख्या है तो -1 की घात अगर विषम करेंगे तो -1 आएगा और उसमें 37 जोड़ेंगे तो आपको शेषफल मिल जाएगा 36। क्लियर, चलिए समझ में आ गया होगा आपको। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है, इसके लिए मैं आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, फटाफट से बनाइए। एक 3 अंकों की संख्या 4a3 को एक दूसरी 3 अंकों की संख्या 984 में जोड़ा जाता है, जिससे एक 4 अंकों की संख्या 13b7 मिलती है जो कि 11 से विभाज्य है। तो a प्लस b का मान बताना है। ये सवाल बढ़िया सवाल है, रिपीट हो सकता है परीक्षा में। चलिए आइए देखते हैं क्या अप्रोच रखेंगे इसमें हम लोग सवाल को हल करते समय। संख्या है 4a3, 3 अंकों की।
इसमें कितना जोड़ रहे हैं हम लोग? 984। जोड़ने पे जो आ रहा है वो संख्या 4 अंकों की है और वो है कितनी? 1, 3, बी और 7। इतनी सी बात है। इन दोनों संख्या को जोड़ने पे ये वैल्यू आ रही है और ये जो वैल्यू है वो 11 से कट रही है। अब यहाँ पे नंबर सिस्टम के केस में आपको 11 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ाया गया है। 11 से विभाजित होने का नियम क्या होता है? एकांतर क्रम में अंकों के योगफल का अंतर लेते हैं। अगर वो 0 आ जाए या 11 का मल्टीपल आ जाए तो संख्या 11 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, अगर एकांतर क्रम में अंकों का योगफल लें तो 1 से शुरू करेंगे तो एकांतर क्रम पे कौन आएगा? बी। और 3 से शुरू करेंगे तो एकांतर क्रम पे कौन आएगा? 7। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 1 + बी और यहां जोड़ूंगा तो 7 3 10। इसका अंतर कितना होना चाहिए भाई? 0 के बराबर। अब अगर मैं इसको 0 के बराबर करूंगा तो 1 + b - 10 बराबर 0। तो यहां से मुझे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b की वैल्यू आ जाएगी आपको 9। ठीक, क्योंकि 1 में से 10 घटेगा तो 9 आ जाएगा, उधर वैल्यू जाएगी तो प्लस बन जाएगी। क्लियर है? b की वैल्यू कितनी आ गई? 9। अब यहाँ मेरा 9 फिक्स हो गया। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर मैं जोड़ू तो 4 3 7 और अगर यहाँ पे 8 में कुछ जोड़ने पे 9 लाना है तो वहां पे ये वैल्यू केवल कितनी हो सकती है? एक ही हो सकती है। 2 डिजिट में आपको नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे सिंगल डिजिट ही अलाउड है। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी आपको? 1। और 8 में 1 जैसे ही जोड़ेंगे 9 बन जाएगा। बाकी इधर 9 4 कितना हो जाएगा? 13। और वैल्यू आपको सेटिस्फाई कर जाएगी। ठीक, तो वैल्यू दोनों मिल गई। a की वैल्यू मिल गई 1 और b की वैल्यू मिल गई आपको 9। आपको पूछ रहा है a + b, तो 9 में 1 केवल जोड़ना है और वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। ठीक, तो 10 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, जो भी खेल है वो यहीं पर है कि a और b की वैल्यू कैसे निकाली जाए। जोड़ने पे ये आ रहा था तो 11 से विभाजित होने का नियम आपको पता होना चाहिए। एकांतर क्रम में अंकों के योगफल का अंतर या तो 0 मिले या फिर 11 का मल्टीपल मिले तो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो उसकी सहायता से यहाँ b की वैल्यू हमने कितनी निकाली? 9। और b अगर 9 करना है तो a को आपको 1 रखना ही पड़ेगा, तभी 8 1 9 होगा। और 9 और 1 जोड़ दिया तो 9 और 1 जोड़ने पे कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल डिविजिबिलिटी से ही है, अच्छा सवाल है, फटाफट से इसको भी बताएंगे। एक संख्या दी गई है 36 से विभाजित है। p और q का मान बताना है। q यहाँ पे कट रहा है, q और ऐड कर लीजिए आप। p और q का मान बताना है आपको, p की वैल्यू बतानी है और q की वैल्यू बतानी है। क्लियर है? संख्या किससे कट रही है भाई? 36 से। तो 36 का आप कोई डिफिनेट रूल तो पढ़े नहीं है, तो 36 का तो कोई नियम होता नहीं है, तो 36 के फैक्टर करने हैं 9 और 4। यानी जो संख्या 9 से भी कटेगी और जो संख्या 4 से भी कटेगी वो 36 से जरूर कट जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले 4 वाला नियम, 4 से संख्या को काटना है। 4 से काटने का नियम क्या होता है? यदि इकाई और दहाई से जो नंबर बन रहा है अगर वो 4 से कट रहा है तो पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाएगी। इकाई और दहाई से यहाँ पे कौन सा नंबर बन रहा है भाई? 2 बन रहा है और q बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं q की कौन सी कम से कम वैल्यू रख दूं कि 4 से कट जाए? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर आप q की वैल्यू कितनी रख सकते हैं? 0। लेकिन अगर ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पर q की वैल्यू 0 कहीं दिख नहीं रही है, तो 0 नहीं रख सकते। तो अगला नंबर क्या बनेगा? अगर यहाँ पे 20 कट सकता है फिर अगला नंबर 24 कटेगा। 24 काटने के लिए यहाँ पर q की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी भाई? 4। अगर q 4 रख दूंगा तो नंबर कितना बन जाएगा? 24, और 24 4 से कट जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे 4 आपका फिक्स हो गया। यहाँ पे 4 फिक्स हो गया। अब आप यहाँ पे 2 ऑप्शन तो ऐसे ही काट सकते हैं क्योंकि इसके लास्ट में 6 है, तो ये हो नहीं सकता और ये हो नहीं सकता। 4 केवल इसमें और इसमें है। अब आगे चेक करेंगे कि ये वाला नंबर क्या हो सकता है। अगली संख्या 4 से तो कट गई, 4 से कटने वाला यहाँ से मिल गया नंबर। अगली संख्या 9 से भी कटनी चाहिए। 9 से कटने का नियम क्या होता है? सारी संख्याओं को अलग अलग जोड़ लेना है। अगर वो 9 से कट रही है तो पूरा पूरा नंबर 9 से कट जाएगा। आइए इसको जोड़ देते हैं। 6 3 9, 9 5 14, 14 1 15, 15 5 20, 20 2 22, 22 2 24 और यहाँ पे 4 आया था तो 24 4 28। p में कितना जोड़े, सॉरी 28 में कितना जोड़े तो कि p की वैल्यू मिले और ये वैल्यू 9 से कट जानी चाहिए। ठीक है, 9 से कटने वाला नंबर 28 के बाद कौन सा है? 29 नहीं कटता है, 30 नहीं कटता है, 31 नहीं कटता, 32 नहीं कटता, 33 भी नहीं कटेगा, 34 35 और 36 कटता है। 36 कटता है तो 28 में कितना जोड़े कि वैल्यू 36 बन जाए? तो आप कहेंगे p की वैल्यू इस पे 8 रख दीजिए, तो 28 8 जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 36। तो p की वैल्यू हो गई 8 और q की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, तो p का मान हो जाएगा 8 और q का मान हो जाएगा 4। तो यहाँ से आपको नंबर मिल जाएंगे p और q के 8 और 4। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? चलिए बढ़ेंगे आज के अंतिम सवाल की तरफ। एक सवाल इसके बाद और है, सेकंड लास्ट है ये। चलिए
क्या कह रहा है ये? 8 के पहले 4 धनात्मक गुणकों का औसत बताना है। ठीक है, ये कुछ नहीं है, इसको आप कैंसिल कर दीजिए, केवल 8 लिखा है यहाँ पे। 8 के पहले 4 धनात्मक गुणांकों का, गुणांकों नहीं यहाँ पे गुणक होने चाहिए। माननीय रंजीत जी आगे से चीजों का ध्यान रखेंगे, गुणांकों नहीं है यहाँ पे, गुणकों है। ठीक है, मल्टीपल्स है। 8 के पहले 4 पॉजिटिव मल्टीपल्स का एवरेज बताना है। ठीक है, 8 के पहले 4 मल्टीपल कौन कौन से हैं? मल्टीपल्स का मतलब सीधे सीधे होता है पहाड़ा। तो 8 एक अन्नम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24 और 8 चौक 32। 8 के पहले 4 गुणांक यही हैं, 8 के 4 मल्टीपल्स पहले कौन से हैं? यही है। अब आपको एवरेज का रूल पता होना चाहिए। एवरेज होता है कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या। चाहे तो आप इसको जोड़ करके 4 से भाग भी कर सकते हैं, या फिर आपको एक वैल्यू और पता होनी चाहिए, एक ट्रिक, कि अगर नंबर का डिफरेंस हर जगह बराबर है तो एवरेज निकालने के लिए पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 कर देते हैं। तो 32 8 40 और 40 का आधा कितना होता है भाई? 20। तो इसका जो एवरेज निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? 20। 8 के प्रथम 4 गुणकों का औसत कितना हो जाएगा भाई? 20। ठीक, डिफरेंस अगर हर जगह सेम है तो पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 कर देना है, आपको एवरेज मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए बढ़ेंगे आज के अंतिम सवाल की तरफ, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्या कह रहा है? 6 संख्याएं n1 n2 n3 n4 n5 और n6 है, इसका औसत a है। प्रत्येक संख्या से 5 घटाया जाए तो औसत क्या हो जाएगा? तो इसका औसत हो जाएगा a माइनस 5। कैसे? इसके लिए आपको ध्यान रखना है, जैसे ये नंबर दी गई है सारे n1 n2 n3 जितने भी नंबर दिए गए हैं उसका औसत कितना है? a। अब प्रत्येक संख्या से आप जो घटाएंगे वही आपका औसत बन जाता है। क्लियर है? पहले औसत कितना था? a। अब हमने प्रत्येक संख्या से कितना घटा दिया? 5। तो हमेशा ध्यान रखना है, चाहे आप घटाइए तो घट जाएगा औसत उतना ही, जोड़ेंगे तो उतना औसत जुड़ जाएगा, अगर गुणा कर दें तो उतना औसत गुणनफल में बढ़ जाएगा, और अगर भाग कर दें तो उतना ही औसत आपका भागफल में घट जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, नंबर अगर आपको सीधे दिए गए हैं और उनका एवरेज कुछ दिया गया है, तो अगर मैं प्रत्येक संख्या से घटाऊंगा वैल्यू तो जो नया औसत होगा उतना औसत पुराने वाले से कम हो जाएगा। ठीक है, तो पुराना औसत a था और नई संख्या क्या घटा रहे हैं हम उसमें से? प्रत्येक संख्या से 5, तो जितना घटाएंगे नया औसत आपका उतना ही हो जाएगा। अगर यहीं पे अभी प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता तो जो नया औसत होता वो a प्लस 5 हो जाता। अगर प्रत्येक संख्या में 5 का गुणा कर दूं तो जो नया औसत होगा वो a इंटू 5 हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, चाहे जोड़ें चाहे घटाएं चाहे गुणा करें और चाहे भाग करें, जो औसत होगा पुराने औसत में वही चीज ऐड हो जाएगी या सब्सट्रैक्ट हो जाएगी या मल्टीप्लाई हो जाएगी या फिर डिवाइड हो जाएगी। क्लियर है? तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये रहे आज के आपके 25 सवाल। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब बात आती है कि आपकी अप्रोच क्या थी, आप 25 सवाल में आपने कितने सही किए कितने गलत किए, कितना टाइम लगा आपको, ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अगली क्लास में फिर से, कल की क्लास में हम लोग 25 सवाल फिर से इसी तरह अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन रखेंगे, कुछ 5-6 चैप्टर लेंगे और उसी में से 4-4 5-5 सवालों को मिला करके 25 सवाल का सीरीज फिर से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपका एग्जाम के पहले पूरा पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा। डीआई भी लेने वाला हूं। ठीक है, डीआई से 3 सवाल पक्के हैं, तो कल की लेक्चर में हम लोग डीआई भी रखेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने नंबर सिस्टम रखा था, बोट एंड स्ट्रीम रखा था, सिंप्लीफिकेशन रखा था, मेंसुरेशन भी रखा था, लेकिन बेलन और शंकु रह गया था तो उसको अगली क्लास में रखेंगे, और इसी तरह आपको 4-4 5-5 सवालों के माध्यम से पूरा चैप्टर कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलेंगे कल की क्लास में। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।